नमस्कार, मैं हूं अनुराधा प्रसाद। बड़े अचरज की बात है कि दुनिया की सबसे बड़ी महाशक्ति अमेरिका के राष्ट्रपति का चुनाव चीन के मुद्दे पर लड़ा जा रहा है। दुनिया के तमाम दूसरे ताकतवर देश चीन को शक भरी निगाहों से देख रहे हैं। भारत और चीन के रिश्ते 1962 के बाद सबसे खराब दौर से गुजर रहे हैं। विश्व पटल पर चीन की छवि दिन प्रतिदिन खराब हो रही है। लेकिन चीन के अंदर का माहौल क्या है? क्या वहां आम लोग राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ हैं? क्या वहां राष्ट्रवाद का एक ऐसा दौर चल रहा है जिसमें 140 करोड़ चीनी अमेरिका के खिलाफ खड़े हैं? क्या चीन की जनता का वहां की कम्युनिस्ट पार्टी को पूरा समर्थन है? आज मैं आपको चीन के अंदर की वो बातें बताऊंगी जो एक तरह से अखबारों के शोर में दब जाती हैं। आपको ये जानना जरूरी है कि चीन का आम नागरिक दुनिया भर की हलचलों को लेकर क्या सोचता है। कहीं ऐसा तो नहीं कि चीन एक बड़े विद्रोह के मुहाने पर खड़ा है? क्या दुनिया को आंख दिखाने वाला चीन अपने ही अंतर्कलह का शिकार हो सकता है? बरसों तक एक बच्चे के कानून से बंधी चीन की जनता एक नई पाबंदी के खौफ में है। इस बार हुकूमत की टेढ़ी नजर चीनी जनता की डाइनिंग टेबल पर है। राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने एक नई मुहिम चलाई है जिसका मकसद है खाने की बर्बादी को रोकना। चीन के हर बाशिंदे को कह दिया गया है कि वो अपने खाने की प्लेट को बिल्कुल साफ करके खाए। 4 लोग खाना खा रहे हैं तो 3 लोगों का ही खाना मंगाएं और अनाज का एक भी दाना बर्बाद ना हो। वहां की जनता सक पकाई हुई है। चीन में एक साथ खाना खाने की परंपरा है और ऐसे में खाने का बच जाना लाजमी है। माना जा रहा है कि इस मुहिम को किसी भी दिन कानून का अमली जामा पहना दिया जाएगा और फिर खाने की बर्बादी रोकने के नाम पर जुल्मो सितम का नया दौर शुरू हो जाएगा। चीन के समाज को समझने वाले लोगों का मानना है कि चीन के लोग खान पान को लेकर बेहद जज्बाती हैं और अगर इस मामले में कोई सख्ती हुई तो असंतोष का पनपना तय है। चीन में एक साथ बैठकर जमकर खाने और खिलाने की परंपरा रही है। किसी सामान्य परिवार का डाइनिंग टेबल हो या फिर रेस्टोरेंट के टेबल, तरह तरह के खाने पीने के सामान से भरे रहते हैं। ऐसे में रोजाना बड़े पैमाने पर खाना बर्बाद होता था। अब चीन के राष्ट्रपति जिनपिंग ने अनाज की बर्बादी के खिलाफ एक तरह से युद्ध का ऐलान कर दिया है और शुरू कर दिया है क्लीन प्लेट कैंपेन। मतलब खाने की प्लेट में एक दाना भी नहीं बचना चाहिए। चाइना में फूड स्केर्सिटी की समस्या है जिससे वो फूड वेस्टेज पर ध्यान दे रहे हैं। क्या समय के साथ इस अभियान को एक कानून का रूप दिया जाएगा? चाइना में ऐसा बिल्कुल मुमकिन है। जैसे 1980 में एक वन चाइल्ड पॉलिसी भी इम्प्लीमेंट कर दी थी जिसको भी बाद में 2013 में उसको रिवर्स किया गया। जिनपिंग के क्लीन प्लेट कैंपेन से पूरे चीन में खलबली है। ऐसे में चीन में रेस्टोरेंट के गेट पर ग्राहकों का वजन तौलने के लिए मशीनें लगाई जा रही है जिससे वो खाने के लिए ज्यादा ऑर्डर ना कर सके। चीन के स्कूल भी रोजाना तय सीमा से ज्यादा मात्रा में खाना छोड़ने वाले छात्रों की स्कॉलरशिप अर्जियों पर रोक लगा रहे हैं। जिनपिंग का क्लीन प्लेट कैंपेन एक तरह से सीधे सीधे चीन की खाने पीने की संस्कृति वाले मिजाज पर आक्रमण है। हमें देखिए, विश्व में हर जगह राष्ट्रवाद जो है वो फैला हुआ है। हर देश जो है राष्ट्रवाद का बहुत ज्यादा पालन कर रहा है। तो जो असीम राष्ट्रवाद है उसमें चीन भी इस समय ग्रसित है। और जिस प्रकार से ये जो ड्राइव है, क्लीन प्लेट ड्राइव है, ये जनता के जो मानसिक दृष्टिकोण है उसके अनुकूल है। तो विरोध होगा, थोड़ा बहुत विरोध होगा, कानूनी शक्ल में भी इसमें बहुत ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। और क्योंकि मेजॉरिटी जो जनता है, जो गरीब जनता है, जो मध्यम वर्ग की जनता है, वो इसको अनुकूल ही मानेगी।
दलील दी जा रही है कि जिनपिंग ने क्लीन प्लेट कैंपेन चाइना में अनाज की भारी कमी को देखते हुए शुरू किया है, क्योंकि आज की तारीख में चीन टिड्डियों के बड़े हमले से जूझ रहा है। मुल्क के दक्षिणी हिस्से में फसलों को भारी नुकसान पहुंचा है, तो हाहाकारी बाढ़ ने भी मुश्किलें कई गुना बढ़ा दी है। में बहुत फ्लड्स अभी पिछले 1.5 महीने 2 महीने में बहुत अधिक बाढ़ें आई हैं, और उससे पहले कोविड की वजह से भी वहाँ एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन में काफ़ी गिरावट आई है। तो इसके चलते ऐसी संभावना है कि शायद चीन में आगे के महीनों में खाने पीने की चीज़ों की कुछ कमी हो सकती है। वहीं चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स के मुताबिक राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने खाद्य सुरक्षा को बढ़ाने के लिए 2013 के क्लीन योर प्लेट अभियान को फिर से लॉन्च किया है। जिनपिंग सरकार के आंकड़ों के मुताबिक चीन में 2019 में कुल अनाज की पैदावार 664 मिलियन टन हुई है। इसमें 210 मिलियन टन चावल और 134 मिलियन टन गेहूं शामिल है। आंकड़े ये भी बता रहे हैं कि पिछले साल की तुलना में इस साल जनवरी से जुलाई के बीच चीन का अनाज आयात 22.7% बढ़ा है। इस साल जुलाई तक लोकल खाने पीने की चीजों के दाम 10% तक बढ़ गए हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि अगर चीन में अनाज का उत्पादन बढ़ा है तो फिर अनाज का आयात इतना क्यों? खाने पीने की चीजों की कीमतें रॉकेट की रफ्तार से क्यों बढ़ रही है? चीन के लोगों में इस बात को लेकर ज्यादा खलबली है कि कहीं जिनपिंग सरकार क्लीन प्लेट कैंपेन से एक कदम आगे बढ़ते हुए इसे लेकर कानून न बना दे, जिससे रेड आर्मी को अवाम पर जुल्म सितम ढाने का नया बहाना मिल जाएगा। चीन के इतिहास की घटनाएं वहां के लोगों के जहन में अब भी ताजा हैं। 50 के दशक में माओ की नीतियों के वजह से चीन में सारी जमीनें सरकार के कब्जे में आ गई थी, और उसके बाद ऐसी भूखमरी फैली कि करोड़ों लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। तब से अब तक चीन में बहुत बदलाव आ चुके हैं। चीन के आलोचक कहते हैं कि चीनी समाजवाद अब पूंजीवादी तानाशाही में बदल चुका है। चीन में आम लोगों को वोट देने का अधिकार नहीं है, लेकिन 140 करोड़ लोगों के जज्बात सत्ता में बैठे लोगों की कुर्सी हिला सकते हैं। आज अमेरिका में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चीन को चुनावी मुद्दा बनाया है। 2 साल बाद चीन में भी शी जिनपिंग की परीक्षा होनी है। क्या चीन की कम्युनिस्ट पार्टी जिनपिंग को एक और मौका देगी? जिनपिंग को लेकर चीन की अंदरूनी राजनीति अभी से गरमाने लगी है। पिछले 3 दशकों से रोज रफ्तार से विकास दर चीन की आबो हवा में एक नशे की तरह रही है। कम्युनिस्ट चीन में 80 के दशक में डेंग शियोपिंग ने पूंजीवाद का इंजन लगाया, तो जिनपिंग के दौर में चीन को दुनिया की फैक्ट्री कहा जाने लगा। चीन करीब करीब $2.2 ट्रिलियन मूल्य के उत्पाद निर्यात करता है, जो इस देश की जीडीपी का करीब 20% है। मतलब चीन दुनिया का सबसे बड़ा निर्यातक है। लेकिन वुहान से कोरोना विस्फोट ने पूरा समीकरण बदल कर रख दिया। चाइना की इकोनॉमिक प्रोग्रेस अब अपने आप ही कम हो रही थी, और चाइना ने अपना जो एक डोमिनेशन का एक रूप अपनाया है, उससे दूसरे देश भी कुछ सजग हुए हैं कि जो ग्लोबलाइजेशन हुआ उससे चाइना को तो बहुत लाभ हुआ। चाइना ने खूब एक्सपोर्ट किया, पर दूसरे देशों की इकोनॉमी को उसने बर्बाद कर दिया, दूसरे देशों की प्रोडक्शन को उसने बर्बाद कर दिया, और दूसरे देशों की जनता के फ्यूचर को उसने बर्बाद कर दिया। अमेरिका की अगुवाई में दुनिया की बड़ी शक्तियों ने ग्लोबल सप्लाई चेन से चीन को अलग थलग करने का फैसला कर लिया। चाहे चाइनीज इंपोर्ट्स पर टैरिफ बढ़ाना हो या फिर चीन में मौजूद विदेशी कंपनियों को बाहर लाना, दुनिया चीन पर से अपनी निर्भरता को हटाना चाहती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी आत्मनिर्भर भारत का मंत्र दे चुके हैं। संकट के समय में लोकल ने ही हमारी डिमांड पूरी की है, हमें इस लोकल ने ही बचाया है।
लोकल सिर्फ जरूरत नहीं बल्कि हम सबकी जिम्मेदारी है। समय ने हमें सिखाया है कि लोकल को हमें अपना जीवन मंत्र बनाना ही होगा। हाल में भारत ने पबजी समेत 118 चाइनीज ऐप पर प्रतिबंध लगा दिया। अब तक भारत चीन के 224 ऐप पर प्रतिबंध लगा चुका है। चाइनीज कंपनियों की एंट्री रोकने के लिए सरकार की ओर से कई बड़ी पहल हुई। पूरी दुनिया में चीन के खिलाफ माहौल बना हुआ है, जिसका खामियाजा चाइनीज फैक्ट्रियों को उठाना पड़ रहा है। जब तक चीन की अर्थव्यवस्था को मजबूत होने से न रोके विश्व, तब तक चीन को रोकना संभव नहीं है। और ये एक बहुत बड़ा अवसर है, क्योंकि जिस प्रकार की नीति कोरोना में और जिस प्रकार की नीति अर्थव्यवस्था में जिनपिंग ने और चीन ने अपनाई है, और जिस प्रकार से अमेरिका, यूरोप और इंडिया, ऑस्ट्रेलिया इस समय एकजुट होकर उसे पीछे धकेलने की कोशिश कर रहे हैं, तो इस समय अगर उसकी अर्थव्यवस्था कमजोर होगी, क्योंकि में कोरोना के माध्यम से उसने पूरे विश्व को कोरोना और उनकी अर्थव्यवस्था को उलझा दिया है। साल 1992 के बाद से पहली बार ऐसा हुआ कि चीन की जीडीपी में गिरावट दर्ज की गई। पहली तिमाही में लड़खड़ाने के बाद चीन ने खुद को संभाला और दूसरी तिमाही में जीडीपी में 3.2% की वृद्धि दर्ज कराई। ये वो दौर है, दुनिया की सभी बड़ी अर्थव्यवस्थाएं माइनस में है। मसलन अमेरिका की -9.1%, जापान की -9.9%, जर्मनी की -11.3%, कनाडा की -13%, इटली की -17.7%, फ्रांस की -18.9%, ब्रिटेन की -21.7%, भारत की -23.9%। चीन की पॉजिटिव ग्रोथ रेट के पीछे दलील दी जा रही है कि कोरोना विस्फोट के बाद भी चीन ने पूरे देश में लॉकडाउन नहीं किया, जिससे चीन में फैक्ट्रियां बंद नहीं हुई। लेकिन चीन के लोगों को जिस रफ्तार की आदत बनी हुई थी, वो आधी पर सिमट गई। इससे चीन के लोगों में भारी निराशा का माहौल है। जिनपिंग के सामने अंदरूनी बहुत समस्याएं हैं, जिनसे उनका विरोध भी हो रहा है। सबसे बड़ी समस्या तो इकोनॉमी है कि जीडीपी नीचे आ रही है और गरीबी बढ़ती जा रही है। इसमें अमेरिका के साथ ट्रेड वार भी शामिल है। ये डर है कि 2025 तक मेड इन चाइना ब्रांड दुनिया के बहुत सारे इलाकों से खत्म हो जाएगा। एक अनुमान के मुताबिक चीन में प्रति व्यक्ति खपत में करीब 6% की गिरावट आई। खुदरा बिक्री दर में भी 11.5% की कमी आई। मतलब चीन के लोगों की जेब खाली हुई है, तो कोरोना काल में चीन की आर्थिक सुस्ती से 6 से 10 करोड़ लोगों की नौकरियां जानी तय मानी जा रही है। बेरोजगारी दर भी 15% तक पहुंच गई। चाइना में 20 मिलियन से बढ़कर ये फिगर अनएम्प्लॉयड की 70 मिलियन पहुंच गई है। इसके अलावा वो जो अपने आप को एक मजबूत लीडर प्रोजेक्ट करते हैं, उसके बहुत सारे चैलेंजेस हैं। तिब्बत में प्रोटेस्ट चल रहे हैं, हांगकांग में प्रोटेस्ट चल रहे हैं, ताइवान भी कन्फ्रंटेशन की हालत में है। तो इन सब बातों को देखते हुए जिनपिंग को शायद कम्युनिस्ट पार्टी दूसरा मौका देगी या नहीं देगी, ये समय बताएगा, लेकिन चैलेंज उनके पास बहुत है। चीन में रोजगार की स्थितियां बहुत हद तक बाहरी बाजार पर टिकी। कोरोना के बाद दुनिया के ज्यादातर देश चाइनीज कंपनियों और माल से दूरी बना रहे हैं। ऊपर से जिनपिंग ने दुनिया की बड़ी ताकतों अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, भारत समेत कई बड़े देशों को अपना दुश्मन बना लिया है। चीन के पड़ोसी देश जिनपिंग के उग्र विस्तारवादी रवैये और हड़प नीति से परेशान हैं। चीन में कम्युनिस्ट पार्टी की सेंट्रल कमेटी सबसे ताकतवर है, जिसके 200 सदस्यों के हाथ में ही शी जिनपिंग का भविष्य है। चीन की जनता को वोट नहीं करना है, लेकिन सेंट्रल कमेटी के सदस्यों की राजनीति को जिनपिंग रोक नहीं सकते। राजनीतिक असंतोष को रोकने के लिए जिनपिंग की नीति साफ है। विरोधी आवाज को किसी भी सूरत में बर्दाश्त न किया जाए। हाल के दिनों में
सरकार की आलोचना करने वाले 3 बड़े प्रोफेसरों को गिरफ्तार किया जा चुका है। कम्युनिस्ट पार्टी की सदस्य और प्रोफेसर काई शी राष्ट्रपति जिनपिंग के खिलाफ अमेरिका से आग उगल रही हैं। जिनपिंग की सबसे बड़ी चिंता है कि नाराजगी का ये धुआं कहीं आग में न तब्दील हो जाए। 我现在发建设。一个就是我们这个体制，一个就是我们这个理论。那么，从体制这个角度讲，朱学勤老师早就说。 काई शिया चीन के मशहूर सेंट्रल पार्टी स्कूल की पूर्व प्रोफेसर और चीन की कम्युनिस्ट पार्टी की नेता हैं, जो अमेरिकी जमीन से जिनपिंग पर लगातार प्रचंड प्रहार कर रही हैं। जिनपिंग पर मुल्क को बर्बादी की कगार पर लाकर छोड़ने का आरोप लगा रही हैं। जिनपिंग ने चीन को दुनिया का दुश्मन बना दिया है। सभी फैसले खुद ही ले रहे हैं। उन्होंने कोरोना महामारी को दुनिया से छिपाया। इन दिनों पूरा चीन कई हिस्सों में बटा हुआ है, जहां लोगों में भारी असंतोष बढ़ता जा रहा है। चीन की कम्युनिस्ट पार्टी भ्रष्टाचार में डूबी हुई है। प्रेसिडेंट शी जिनपिंग चाइना के नेता लाइफ लॉन्ग बनना चाहते हैं और इसकी अंदर से कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना में अपोजिशन है और धीरे धीरे शी जिनपिंग ने अपने जितने संभावित प्रतिद्वंदी हो सकते थे, वो शंघाई के थे, मिलिट्री में थे, उनको करप्शन के चार्जेस लगाकर उनको सब रास्ते से हटा दिया है। काई शिया चीन में बेहद सम्मानित है। उनके पिता माओ त्से तुंग के करीबियों में से एक थे। काई शिया को चीनी कम्युनिस्ट पार्टी का आजीवन सदस्य बनाया गया था, लेकिन जिनपिंग की नीतियों के विरोध की कीमत उन्हें अपनी नौकरी गंवाकर चुकानी पड़ी। कम्युनिस्ट पार्टी से भी बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। उससे पहले चीन के एक अहम नेता रेन झिकियांग ने भी जिनपिंग के खिलाफ आवाज उठाई थी। रेन झिकियांग की गिनती चीन के बड़े नेताओं में होती थी, लेकिन जिनपिंग का विरोध करने के कारण उन्हें अपने पद और प्रतिष्ठा दोनों से हाथ धोना पड़ा। चाइना में चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी और उसके नेताओं के खिलाफ आम जनता में धीरे धीरे एक विरोध की भावना घर कर रही है। कई कारण हैं, आर्थिक, सामाजिक। तिब्बत में आप डेमोग्राफी को चेंज कर रहे हैं। हांगकांग में नेशनल सिक्योरिटी लॉ को लाने के बावजूद के जरिए वहाँ अपनी पकड़ को मजबूत कर रहे हैं। चीन की अंदरूनी सियासत पर नजर रखने वाले जानकारों का मानना है कि मुल्क की सियासत, सेना, नौकरशाही में जिनपिंग की नीतियों का विरोध करने वालों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। अवाम का एक हिस्सा तो पहले से ही उनकी नीतियों से त्रस्त है। ऐसे में भविष्यवाणी शुरू हो गई है कि अब जिनपिंग चीन में ज्यादा दिनों के मेहमान नहीं है। चीन के अंदर क्या चल रहा है ये जानना आसान नहीं है। कुछ जानकार बताते हैं कि जिनपिंग 21वीं सदी के माओ बनना चाहते हैं। माओ 33 साल तक चीन के कम्युनिस्ट पार्टी के चेयरमैन रहे। दुनिया उन्हें चेयरमैन माओ के नाम से ही जानती है। शी जिनपिंग भी खुद को चेयरमैन शी कहलवाना चाहते हैं। राष्ट्रपति जो भी हो, जिनपिंग चाहते हैं कि वो आजीवन सीसीपी के चेयरमैन रहे। यही वजह है कि वो हर मोर्चे पर खुद को माओ से ज्यादा आक्रामक दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। उनकी राजनीति को समझने वालों का मानना है कि अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और भारत से सीधे टकराव के पीछे जिनपिंग की निजी महत्वाकांक्षा ही है। सत्ता की भूख और अति महत्वाकांक्षा का ही नतीजा है कि चीन के संविधान में संशोधन कर ऐसी राह खोल दी गई है जिससे जिनपिंग पूरी जिंदगी मुल्क के सर्वशक्तिमान बने रह सकते हैं। चीन में जिनपिंग की धमक का अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि माओ और डेंग के बाद जिनपिंग ऐसे तीसरे नेता हैं जिनकी सोच को चीन के मूल संविधान में जगह मिली है। शी जिनपिंग अपने आप को संस्थापक जो चीन का है माओ त्से तुंग उनसे बराबर करके देखते हैं या उनके जैसा बनना चाहते हैं। तो पहली चीन की कम्युनिस्ट चीन की शताब्दी में यदि माओ सबसे बड़े कद के नेता थे, तो
दूसरी शताब्दी में 2049 के बाद की बात करें तो शी जिनपिंग शायद, ऐसा लोग कहते हैं, चाहते हैं कि उनको सबसे बड़ा नेता माना जाए, जब उस तरीके से उनको देखा जाए। चीन में जिनपिंग को चेयरमैन ऑफ एवरीथिंग भी कहा जाता है। इसकी वजह है शी जिनपिंग का राष्ट्रपति के साथ साथ सीपीसी और सेना प्रमुख भी होना। घरेलू और बाहरी मामलों के वो कई कमीशनों के चेयरमैन भी हैं। चीन में सभी अहम फैसले लेने की शक्तियां सिर्फ और सिर्फ उनके हाथों तक सिमटी हुई है। ये जिनपिंग की उग्र नीतियों का ही नतीजा है कि चीन से आज उनके सभी पड़ोसी त्रस्त हैं। अमेरिका, भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान और ब्रिटेन जैसी महाशक्तियों को ललकार रहे हैं। शी जिनपिंग ने जितने भी ऑर्गन्स ऑफ स्टेट हैं, चाहे वो सेंट्रल मिलिट्री कमीशन हो, पार्टी हो, पोलिट ब्यूरो हो, स्टैंडिंग कमेटी हो, उसमें अपने समर्थकों को भर लिया है। तो इस समय अभी उनकी स्थिति मजबूत है, पर अंदर अंदर उनके खिलाफ एक नाराजगी का भाव पूरी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना में बढ़ रहा है। जिनपिंग के उग्र राष्ट्रवाद और चाइना ड्रीम से चीन को कितना फायदा होगा, इसका जवाब भविष्य के गर्भ में छिपा है। लेकिन चीन के इस विश्व युद्ध से करोड़ों चीनियों में जिनपिंग की छवि दिनों दिन चमकदार जरूर बन रही है। चीन की अंदरूनी रिपोर्ट के मुताबिक 1991 के बाद पहली बार दुनिया में चीन के खिलाफ इतना खतरनाक माहौल बना है। कोरोना वायरस से शुरू हुआ चीन विरोधी अभियान हांगकांग और ताइवान के बाद मंगोलिया तक पहुंच चुका है। 5 मई को PLA दिल्ली में एक लेख छपा था। इस लेख के जरिए चेतावनी दी गई कि विदेशी ताकतें चीन के अंदरूनी हालात का फायदा उठाकर बगावत का माहौल बना सकती हैं। जबरदस्त आर्थिक तरक्की चीनियों की आदत में शुमार हो चुकी है। अब अगर उसके खाने पीने पर भी सरकारी पाबंदी लगने लगी तो इसे बर्दाश्त करना चीन के ताकतवर मिडिल क्लास के लिए मुश्किल हो सकता है। शिनजियांग, तिब्बत, हांगकांग, इनर मंगोलिया और ताइवान सभी वन चाइना पॉलिसी से परेशान हैं। जिनपिंग के चीन के कई हिस्सों में बगावत की आग धधक रही है। इनर मंगोलिया में चीन विरोध की आग इतनी तेज धधक रही है कि राष्ट्रपति जिनपिंग को अपनी सेना उतारनी पड़ी। बीजिंग की तमाम कोशिशों के बाद भी प्रदर्शनकारी वापस लौटने को तैयार नहीं है। इनर मंगोलिया में, जिनकी करीब 45 लाख की पॉपुलेशन है, चीन के उत्तर की तरफ है, वहां पर एक नई पॉलिसी जाहिर की है कि स्कूलों में कुछ विषय मंदारिन में पढ़ाए जाएंगे, जिस पर मंगोलिया स्टूडेंट्स का और उनके पेरेंट्स का बहुत विरोध है, क्योंकि उनको लगता है ऐसा करने से उनकी जो माइनॉरिटी स्टेटस है, जो मंगोलिया का कल्चर है, वही खत्म हो जाएगा। इनर मंगोलिया के लोगों को लगता है कि यह चीन की दूसरी सांस्कृतिक क्रांति है, जहां मंगोलों की पहचान मिटाने के लिए बेहिसाब अत्याचार हो रहा है। इनर मंगोलिया के स्कूलों में स्थानीय मंगोल भाषा हटाकर छात्रों को चीनी भाषा में पढ़ाई कराने का आदेश जारी कर दिया गया है। तिब्बत और शिनजियांग की तरह धीरे धीरे चीन की हान संस्कृति को इलाके में लागू किया जा रहा है। हान मूल के लोगों को चीन के दूसरे इलाकों से लाकर इनर मंगोलिया में बसाया जा रहा है। इससे इनर मंगोलिया में वहां के मूल निवासी सिर्फ 18% ही बच गए हैं। चाइनीज नहीं चाहते कि मंगोल भाषा रहे और धीरे धीरे चाहते हैं कि मंगोल लोग जो हैं इनर मंगोलिया में, वो भी केवल चाइनीज ही सीखें, चाइनीज ही पढ़ें। तिब्बत भी चाइनीज आर्मी के बेहिसाब अत्याचारों से त्राहिमाम कर रहा है, तो शिनजियांग प्रांत में उइगर मुसलमान चीन के चंगुल से आजाद होने के लिए लगातार संघर्ष कर रहे हैं। हांगकांग के लोग भी चीन की हड़प नीति का प्रचंड विरोध कर रहे हैं। हाल में चीन की ओर से थोपे गए राष्ट्रीय सुरक्षा कानूनों के लागू होने के बाद से हांगकांग में बीजिंग के खिलाफ विरोध प्रदर्शन और प्रचंड होता जा रहा है।
शिनजियांग में मुसलमानों के खिलाफ अत्याचार हो रहे हैं, तो यूनिवर्सिटीज़ में एकेडमिक फ्रीडम के ऊपर आप अंकुश लगा रहे हैं, जनरली ह्यूमन राइट्स वायलेशंस हो रही हैं। तो इन सब के चलते हुए एक विरोध की भावना जो है वो जोर पकड़ रही है, लेकिन ये विरोध क्या विद्रोह में बदलेगा, ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है जिसका जवाब फिलहाल किसी के पास नहीं। वहीं अमेरिकी हथियारों के दम तक ताइवान लगातार चीन को चुनौती दे रहा है। चीन से खुद को अलग करने के लिए ताइवान ने नया पासपोर्ट जारी करने का फैसला किया है, जो जनवरी से लागू होगा। बीजिंग में बैठे राष्ट्रपति जिनपिंग मुल्क के ज्यादातर हिस्सों से उठ रही बगावत की आग से निश्चिंत है, क्योंकि चीन में आजादी के नाम पर शून्य बटा सन्नाटा है। जिनपिंग ने विरोधी आवाजों को कुचलने के लिए चाइना डिम्स और राष्ट्रवाद की ऐसी आंधी चला रखी है जिससे चीन का आम आदमी तो घुट रहा है, लेकिन शासन, सत्ता और सेना में अहम पदों पर बैठा पावर एलीट यानी अभिजात्य वर्ग अपनी अपनी महत्वाकांक्षा के घोड़े पर अभी भी सवार है। मैं अपने पिछले कई कार्यक्रमों में ये बता चुकी हूं कि पूरी दुनिया की राजनीति पर राष्ट्रवाद हावी है। ज्यादातर जगह राष्ट्रवाद का इस्तेमाल घरेलू परेशानियों को दबाने के लिए किया जा रहा है, और अगर चीन पूरी तरह से इसी रास्ते पर निकल गया तो पूरी दुनिया को गंभीर नतीजे झेलने पड़ेंगे, क्योंकि चीन का राष्ट्रवाद प्रजातांत्रिक देशों के राष्ट्रवाद से बिल्कुल अलग होगा। वहां सत्ताधारी नेताओं को किसी विरोध का सामना नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि चीन में न विपक्ष है, न स्वतंत्र मीडिया और न ही सिविल सोसाइटी का कोई दबाव। ऐसे में चीन पर काबू पाना पूरी दुनिया के लिए एक बड़ी चुनौती हो सकता है। आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही। हम फिर हाजिर होंगे किसी ऐसे मुद्दे के साथ जिसे गहराई से समझना हम सब के लिए जरूरी है। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए न्यूज़ 24। नमस्कार। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।